एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूं आप सबके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट लेकर, जो कि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। सोनेट कौन सा है? ये वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस, ये सोनेट है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसके बारे में चीजें बताऊंगा और सोनेट क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं लिटरेरी टर्म पढ़ाने के लिए, लिटरेरी टर्म तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जो भी मैं बीच बीच में जॉनरा पढ़ाता जाऊंगा उसका भी मैं उसकी भी व्याख्या करता जाऊंगा। तो दोस्तों इस सोनेट में आइए देखते हैं कुछ क्या चीजें हैं। और दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो नंबर 81 है और एलटी ग्रेड का द वर्ड इज टू मच विद अस। पहली चीज तो ये टाइटल ही थोड़ा सा फनी है, द वर्ड इज टू मच विद अस। यहां पर हमें देखना है विलियम वर्ड्सवर्थ का है, सोनेट है, और कौन सा सोनेट है, किस तरह का, ये तो शुरू शुरू में ही आपको याद रखना है बिना किसी डाउट के। अगर ऑप्शन में आता है किस तरह का सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है या स्पेंसेरियन सोनेट है, तो ये ध्यान में रखना है ये पेट्रार्कन सोनेट है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा पेट्रार्कन सोनेट ही मिल्टॉनिक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट ही इटालियन सोनेट है। तीन नामों से जाना जाता है, तीनों नाम याद रखिएगा, पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट। कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही सोनेट के नाम हैं, वेरियस नेम्स हैं। वर्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। यहां पर देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में जब टिंटन अभी मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये फैक्ट्स बताए थे। ये फैक्ट्स बार बार रिपीट करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको तैयार हो जाए। 7 अप्रैल 1770 में जन्म हुआ इंग्लैंड में, और डिटेल टिंटन अबे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। 23 अप्रैल 1850 को डेथ हुई। रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक एज कम से कम तक है, रोमांटिक एज, रोमांटिक एज कब से कब तक है ये ध्यान में रखना है। आसान क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, बहुत समझाया हूं, किसी भी कीमत पे आसान क्वेश्चन नहीं गलत होने हैं। अगर आसान क्वेश्चन गलत होंगे इसका मतलब आप फिर रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। अगर आप आसान क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर ये आपकी गलती है, ये यहां पर और किसी की गलती नहीं होगी। तो रोमांटिक एज कब से कब तक है? वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, डेथ कब हुई, कहां पर हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ किस सेज से बिलोंग करते हैं, पेट्रार्कन सोनेट की क्या विशेषता है। इफ यू आर स्टडीइंग वर्ड इज टू मच विद अस एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट, तब ये आपकी गलती है, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन कोई वहां पर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, रोमांटिक पोएट है, कब लिखी गई, 1802 में लिखी गई, ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए। कंपोज कब की गई, ये कंपोजिशन डेट है 1802, 1802 कंपोजिशन डेट है, ध्यान में रखिएगा। पब्लिश कब की गई, कंपोजिशन डेट और पब्लिकेशन डेट अलग अलग होती हैं, कई बार एक ही होती हैं। 1807 इसकी पब्लिकेशन डेट है, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। कहां पब्लिश हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर ये पोम पब्लिश हुई है, तो कहां पर, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, प्रकाशित हुई पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। कंपोज हुई मतलब रिटन, रिटन डेट और कंपोज डेट वही है, दूसरे दूसरे शब्द हैं बस। कंपोजिशन डेट या रिटन डेट 1802। पेट्रार्कन सोनेट है, और कोई भी सोनेट हो, अभी तक के जितने भी सोनेट फॉर्म है सबके सब आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। ये बिल्कुल रट लो, आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं सभी के सभी सोनेट, और आयम्बिक पेंटामीटर में ये सोनेट होते हैं। सभी सोनेट्स में कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइन्स यूजुअली। मैंने कहा था इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज का अपवाद होता है, ऐसे भी सोनेट है जो 15 लाइन के हैं, लेकिन जनरली सोनेट में 99% केस में कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइन ही होगी 99% केस में, ध्यान में रखिएगा। सोनेट पे आते हैं, आपको सोनेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं। सोनेट क्या है? सोनेट एक लिरिक पोम है। बाकी फैक्ट्स फिर जब डिटेल में बताऊंगा, जब लिटरेरी टर्म पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए सोनेट क्या है। पहली चीज तो एक लिरिकल पोम है या लिरिक पोम है।
लिरिक है। लिरिक होगी तो जाहिर सी बात है इसमें पर्सनल चीजें होंगी, ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं होंगी। सब्जेक्टिविटी पे जोर दिया जाएगा, पर्सनल इमोशन पे जोर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लिरिक पोम है कंप्राइजिंग 14 राइमिंग लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, 14 लाइन इक्वल लेंथ की होती हैं। इक्वल लेंथ, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है इंग्लिश में जो भी सोनेट लिखे जाते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट फॉलोज टू बेसिक पैटर्न्स। जो राइम स्कीम होती है दो बेसिक पैटर्न फॉलो करती है। वो कौन कौन से बेसिक पैटर्न है, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं। द इटालियन सोनेट आल्सो कॉल्ड द पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट, इसी को क्या कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर पूछ दिया कि किसमें सोनेट, कौन सा सोनेट है, द वर्ड इज टू मच विद और पेट्रार्कन ऑप्शन में नहीं है, इटालियन या मिल्टॉनिक ऑप्शन में है और आप गलत करके चले आओ। वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर मिल्टन को फॉलो किया है, तो पेट्रार्कन ना दे के मिल्टॉनिक भी दे सकता है ऑप्शन में। The Italian sonnet also called the Petrarchan sonnet after the most influential of the Italian sonneteers. पेट्रार्क के नाम पे, पेट्रार्का के नाम पे इसे पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है, क्योंकि इटालियन सोनेटियर्स में इनका बड़ा नाम था, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। सोनेटियर्स की स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, सोनेटियर्स की स्पेलिंग मिस्टेक में स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। एक एक अक्षर को, एक एक लेटर को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा, मैं हमेशा आपसे यह कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले करेंगे। जिस प्रकार हम अपने घर का सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, हमें सिलेबस पूरा कवर करना है। स्पेलिंग मिस्टेक को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक पे क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं ग्रामर वाले ग्रुप में। स्पेलिंग मिस्टेक को नजरअंदाज नहीं करना है, वोकैब डेली पढ़ना है। रोज बताता हूं, हर एक वीडियो में बोलता हूं, वोकैब को नहीं मिस कर सकते। ग्रामर को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को यू कांट मिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस। लिटरेचर के आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक टू बुक वाला कॉन्सेप्ट हमें रखना है। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं समझ में आते उनको गोला करते चलना है, फिर बाद में हम बुक में उसे ढूंढना है, गूगल सर्च करना है, तब भी ना समझ में आए तो टीचर के पास आइए। और डेली 200 से 250 क्वेश्चन लगातार कीजिए इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर लाइफ में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के एज में, जहां पे गवर्नमेंट जॉब मिलना दिनों दिन कठिन होते जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का दायरा बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर का दायरा क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। इटालियन सोनेटियर्स के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट को कंप्राइजेज 8 लाइंस ऑफ ऑक्टेव। अब देखिए पेट्रार्कन सोनेट में होता क्या है, 8 लाइन होती हैं जिसे ऑक्टेव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये देखिए यहां पे लिखा है 8 लाइंस ऑफ ऑक्टेव। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होगा, ऑक्टेव होगा। इसका मोबाइल का मैं वॉल्यूम साइलेंट पे कर दूं, नहीं तो फोन आएंगे तो डिस्टर्ब होगा पढ़ाने में। 8 लाइन ऑक्टेव की होंगी, 8 लाइन ऑक्टेव की होंगी पेट्रार्कन सोनेट में, एंड 2 क्वार्टरेंस होंगे, ऑक्टेव ऑफ 2 क्वार्टरेन, सॉरी। इसमें 8 लाइंस ऑक्टेव की होंगी, किस फॉर्म में होंगी, 2 क्वार्टरेन फॉर्म में होंगे। क्वार्टरेन मतलब 4-4 लाइन, मतलब ऑक्टेव, ऑक्टेव होगा, ऑक्टेव के अंदर 2 4-4 लाइनें होंगी, 2 4-4 लाइनें होंगी, 8 हो गई ना। ऑक्टेव में 2 4-4 लाइनें होंगी, मतलब 8 लाइन ऑक्टेव में हो गई। और राइमिंग स्कीम देखिए दी हुई है, मैंने पहले भी आपको ट्रिक के जरिए राइमिंग स्कीम बताई है। ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, तो ये हो गया ए डबल बी ए का होल स्क्वायर, अब्बा का स्क्वायर, ए डबल बी ए। एंड बाद में सस्टेट होगा। 8 लाइनें टोटल सोनेट में 14 लाइनें होती हैं। 8 लाइनों का मैंने बताया कि ऑक्टेव में 4-4 लाइनों के 2 क्वार्टरेन होंगे। क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइनों का जो स्टैंजा होता है उसे क्वार्टरेन कहते हैं। तो ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं। जो सोनेट का पहला पार्ट होता है, पेट्रार्कन सोनेट का जो पहला पार्ट होता है उसे ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होंगी। उस ऑक्टेव को सब डिवाइड करेंगे तो उसमें 4-4 लाइनों के 2 क्वार्टरेन होंगे। क्वार्टरेन किसे कहते हैं, 4 लाइनों के स्टैंजा को। तो 8 लाइन हुई ऑक्टेव में, और उनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, अब्बा का होल स्क्वायर, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ओके। और 6 लाइनों का उसके बाद सस्टेट होगा। 14 लाइनें टोटल सोनेट में हमें दिखानी है, तो 6 लाइन का सस्टेट होगा। यूजुअली राइम्ड CDE CDE, राइमिंग स्कीम यूजुअली क्या होती है, CDE CDE।
या इसकी राइमिंग स्कीम सस्टेट की डिफर करती है, या तो सी डी ई होगा या तो सी डी होगा। ये जो वर्ड इज टू मच विद अस में सस्टेट की राइमिंग स्कीम सी डी ही है। ये वाली राइमिंग स्कीम है सस्टेट की, ये ध्यान में रखिएगा। सी डी ये आपको ध्यान में रखना है। अब्बा का होल स्क्वायर, ये वर्ड इज टू मच विद अस की राइमिंग स्कीम थोड़ी सी अलग है, ये वाली है सस्टेट की। ए डबल बी ए डी सी डी, ये आपको ध्यान में रखना है राइमिंग स्कीम वर्ड इज टू मच विद अस की। चूंकि पेट्रार्कन सोनेट में सस्टेट की राइमिंग स्कीम थोड़ी सी डिफर करती है एक सोनेट से दूसरे सोनेट की। आगे आते हैं, ये यहां पर देखिए, द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑक्टेव टू सस्टेट यूजुअली कोइंसाइड्स विद टर्न। ट्रांजिशन होता है जब आठवीं लाइन समाप्त होने को होती है। पेट्रार्कन सोनेट में टोटल 14 लाइंस बताई। 14 लाइंस को देखिए, पेट्रार्कन सोनेट का अगर हम डिवीजन करें तो ये हुई 14 लाइंस। ये 14 लाइंस को फिर से हमने सब डिवाइड किया किसमें, 8 लाइंस में, 6 लाइंस में। ओके, टोटल सोनेट में कितनी, पेट्रार्कन सोनेट में या किसी भी सोनेट में कितनी लाइनें होंगी, 14 लाइनें। 14 लाइन में 8 लाइन का ऑक्टेव होगा, 6 लाइन का सस्टेट होगा। यह ध्यान में रखिएगा। 8 लाइन के बाद जैसे ही 8 लाइन खत्म होकर 9वीं लाइन शुरू होती है, 9th लाइन जब शुरू होगी, 9th लाइन जैसे ही शुरू होगी तो क्या होगा, टर्न आता है। पेट्रार्कन सोनेट में 9वीं लाइन में जनरली, मैं बार बार कहता हूं, इंग्लिश में कोई भी सार्वभौम नियम नहीं होता। 90% केसेज में, 99% केसेज में 9वीं लाइन में, पेट्रार्कन सोनेट के 9वीं लाइन में टर्न आता है, मतलब बदलाव आता है 9वीं लाइन में। कहने का मतलब जो थॉट चल रहे होते हैं, जो विचार चल रहे होते हैं, उनमें बदलाव आता है 9वीं लाइन में। उस बदलाव को, उस टर्न को क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वोल्टा क्या है। जो टर्न आता है, पेट्रार्कन सोनेट में भी टर्न आता है, शेक्सपियरियन सोनेट में भी टर्न आएगा। टर्न आता है लेकिन टर्न आने का तरीका अलग अलग होता है। पेट्रार्कन सोनेट में जनरली, यूजुअली, सामान्यतया 9वीं लाइन में टर्न आएगा। 9वीं लाइन में टर्न आएगा। उसी टर्न को क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलेंगे, वोल्टा बोलेंगे। इन द आर्ग्यूमेंट और मूड ऑफ द पोम, ये मूड ऑफ द पोम में वही बताया कि विचार में पोम के फर्क आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा, आई होप। आगे आते हैं यहां से, इन अ वेरिएंट फॉर्म यूज्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। यहां से देखिए, यहां से दोस्तों देखना है, इन अ वेरिएंट फॉर्म यूज्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, हाउएवर द टर्न इज डिलेड टू लेटर पोजीशन अराउंड द 10th लाइन। अब देखिए, पेट्रार्कन सोनेट को जनरली, पेट्रार्कन सोनेट में टर्न कहां आता है, वोल्टा कहां आता है, 9th लाइन में आता है। लेकिन कह रहे हैं मिल्टन जब वही पेट्रार्कन सोनेट लिखते हैं तो कहीं कहीं 10वीं लाइन में टर्न आता है, मतलब वोल्टा 10वीं लाइन में आता है। कहने का मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वोल्टा आता है हर एक सोनेट में, टर्न आता है हर एक सोनेट में। कहने का मतलब 8वीं लाइन तक जनरली जो विचार चल रहे होते हैं, 9वीं लाइन से उनमें परिवर्तन आ जाता है मूड का। मान लीजिए 8वीं लाइन तक पोएट बहुत डिप्रेस है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, 9वीं लाइन से वो उम्मीद दिखाएगा, फिर मतलब विचारों का परिवर्तन आ जाएगा।
लेकिन जनरली पेट्रार्कन सॉनेट में 9वीं लाइन में वोल्टा आता है, चेंज आता है, टर्न आता है। लेकिन मिल्टन को कहते हैं कि मिल्टन के सॉनेट्स में, वही पेट्रार्कन सॉनेट मिल्टन ने लिखे हैं, लेकिन वो कहां पर वोल्टा कहां पर आया है? 10th लाइन, यहां देखिए 10th लाइन में आया है। The Italian pattern has remained the most widely used in English and other languages. जो ये इटालियन पैटर्न है, जो पेट्रार्कन सोनेट है, यही ज्यादा यूज हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेजेज में भी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सोनेट का दूसरा प्रकार देखते हैं। अभी तो पेट्रार्कन सोनेट हमने देखा, साथ साथ लगे हाथों, हालांकि द वर्ड इज टू मच विद अस में पेट्रार्कन सोनेट भी है, लेकिन लगे हाथों हम इंग्लिश सोनेट भी देख लेते हैं। Also called the Shakespearean sonnet after its foremost practitioner, जो कि शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा यूज किया इसको, इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। ओरिजिनली द इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, लेकिन शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा यूज किया, इसीलिए इसे शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट इज आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दीजिएगा, पीजीटी के लिए अगर आप जाएंगे या जेआईसी प्रवक्ता के लिए जाएंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी चेक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हर चीज का ध्यान रख के आपको चलना है। द इंग्लिश सोनेट आल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट आफ्टर इट्स फोरमोस्ट प्रैक्टिशनर, सबसे ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस किया, कंप्राइजेस 3 क्वार्टरेन्स एंड अ फाइनल कपलेट। अब इसमें क्या होता है, देखिए वहां पे ऑक्टेव था, सस्टेट था, पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव था, सस्टेट था, यहां पर क्या है, 3 क्वार्टरेन है और एक कपलेट है। क्या है शेक्सपियरियन सोनेट में, क्या है, अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें या इंग्लिश सोनेट की बात करें, इंग्लिश सोनेट, तो इसमें क्या आएगा, 3 क्वार्टरेन होंगे, 3 क्वार्टरेन है, और क्या है 3 क्वार्टरेन के अलावा, 3 क्वार्टरेन्स एंड फाइनल कपलेट, और एक कपलेट, आएगा। 3 क्वार्टरेन है और एक कपलेट है, तो हर एक क्वार्टरेन में कितनी लाइनें होती हैं, हम जानते हैं क्वार्टरेन में 4 लाइनें होती हैं, तो 3 इंटू 4, हर एक क्वार्टरेन में 4 लाइनें, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो गया, और ये कपलेट 2, मतलब 14 लाइन हो गई। तो ये समीकरण होता है इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट का। 3 क्वार्टरेन होंगे, एक कपलेट होगा, वहां पर ऑक्टेव होगा, 8 लाइनें होंगी, और सस्टेट होगा। यहां पर 3 क्वार्टरेन और एक फाइनल कपलेट होगा, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट में, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, राइमिंग स्कीम देखिए दी गई है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की। हमने आपको बहुत आसान ट्रिक बताई थी, आप लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी मैंने क्रम से लिख लिया, ए बी का स्क्वायर कर दिया, सी डी का स्क्वायर कर दिया, ई एफ का स्क्वायर कर दिया, फिर अकेला जी बचा, इसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो गया ये, अगर इसको हम फिर से अगर तोड़े, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ के बाद जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये राइमिंग स्कीम आपको याद रहनी चाहिए। शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की क्या राइमिंग स्कीम होती है, पेट्रार्कन सोनेट की मैंने बताया, अब्बा का होल स्क्वायर प्लस सी डी या सी डी, ये याद रहना चाहिए, राइमिंग स्कीम आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये राइमिंग स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की। अब देखिए शेक्सपियरियन सोनेट के बाद क्या आता है, यहां पर हम देखते हैं एन इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ दिस इज स्पेंसेरियन सोनेट। एक और सोनेट होता है, जैसे हमने पेट्रार्कन सोनेट देखा जिसे मिल्टॉनिक भी कहते हैं, इटालियन भी कहते हैं, उसके बाद हमने शेक्सपियरियन सोनेट देखा जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इसके बाद एक स्पेंसेरियन सोनेट है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया,
एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, विच लिंक्स द थ्री क्वार्टरेंस बाय राइम। तीन क्वार्टरेंस को लिंक करते हैं आपस में। अभी शेक्सपियर वाले में देखा था लिंक नहीं था, ए बी है, फिर ए बी है, हाँ, फिर सी डी है, फिर सी डी है, ऐसे शेक्सपियर सोनेट में था। ये लिंक है क्या आपस में? कोई लिंक नहीं है। ए बी अलग है, सी डी अलग है, फिर ई एफ अलग है, इसमें लिंक नहीं था। लेकिन यहां पर आपको स्पेंसेरियन सोनेट में लिंक मिलेगा। देखिए यहां से देखिएगा कैसे इसकी राइमिंग स्कीम है। स्पेंसेरियन सोनेट में भी 14 लाइंस होंगी, सब वही होगा, बस राइमिंग स्कीम का फर्क है, एक दूसरे से लिंक है। देखिए ए बी, फिर यही बी यहां आ गया, देखिए इंटरलिंक है, बी सी, फिर सी यहां पे आ गया, सी डी ई। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें इंटरलिंक्ड है या इंटरलॉक्ड है जिसे कहते हैं, इंटरलिंक कह लीजिए या इंटरलॉक कह लीजिए। ओके, विच लिंक्स द थ्री क्वार्टरेंस, ये तीनों क्वार्टरेन आपस में लिंक्ड है, ए बी सी सी डी ई। ये राइमिंग स्कीम आपको याद रखना है। अब यहां पे भी वोल्टा आता है, देखिए इसमें दिया हुआ, चाहे स्पेंसेरियन सोनेट में हो चाहे शेक्सपियरियन सोनेट में हो, इन ईदर फॉर्म द टर्न कम्स विद द फाइनल कपलेट। इसमें फाइनल कपलेट में वोल्टा आएगा। शेक्सपियरियन सोनेट या स्पेंसेरियन सोनेट में फाइनल कपलेट में वोल्टा आएगा या टर्न आएगा। वहां पर पेट्रार्कन में जनरली कहां आ रहा था, 9वीं लाइन से जनरली आ रहा था, लेकिन मिल्टन ने कुछ पेट्रार्कन सोनेट लिखा है या मिल्टॉनिक सोनेट लिखा, उसमें 10वीं लाइन तक पहुंच जा रहा था, लेकिन यहां पर फाइनल कपलेट में टर्न आएगा। इन ईदर ऑफ द फॉर्म टर्न कम्स विद द फाइनल, ये शेक्सपियरियन और स्पेंसेरियन सोनेट की बात की जा रही है यहां पर। इन ईदर ऑफ द फॉर्म द टर्न कम्स विद द फाइनल कपलेट विच मे समटाइम्स अचीव द नीटनेस ऑफ एन एपिग्राम। और कई बार जो टर्न आता है अंतिम कपलेट में, कई बार वो एपिग्राम जैसा लगता है। Originating in Italy, the sonnet was established by Petrarch in the 14th century. इस सोनेट को एस्टैब्लिश किसने किया था? पेट्रार्क ने 14 सेंचुरी में। इसका ओरिजिन देश कौन सा है ध्यान में रखिएगा, इटली है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ड इज टू मच विद अस की। फिर से यहां पे वर्ड इज टू मच विद अस पे हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि सोनेट है वर्ड इज टू मच विद अस, इसलिए मैंने सोनेट के बारे में आपको बताया। ऑक्टेव पार्ट 8 लाइंस ऑक्टेव में होंगी वर्ड इज टू मच विद, सस्टेट में 6 लाइन होंगी। राइमिंग स्कीम क्या है? ये वर्ड इज टू मच विद अस की राइमिंग स्कीम बता रहा हूं, स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। पेट्रार्कन सोनेट है वर्ड इज टू मच विद अस, आप मिल्टॉनिक भी कह सकते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम आपको देखना है। ये राइमिंग स्कीम इसकी क्या होगी? ए डबल बी ए, अब्बा का होल स्क्वायर आपने किया, ए, ये देखिए यहां पर आपको घबराना नहीं है, ए डबल बी ए, अब्बा का होल स्क्वायर किया। अब देखिए उसके बाद इसकी थोड़ा सा वेरी करती है। अब ए डबल बी ए इसकी तो हो गई। अब ये ध्यान में रखना है आपको, सी डी सी नहीं, सी डी, ये राइमिंग स्कीम है वर्ड इज टू मच विद अस की, इसको याद रखना है आपको। स्पीकर इज नेचर लवर, यहां पर जो वर्ड इज टू मच विद अस में स्पीकर क्या है? प्रकृति प्रेमी है। जो वक्ता है शायद वर्ड्सवर्थ खुद है, जो पोएट खुद है वक्ता, लेकिन जो है वो क्या है? नेचर लवर है, प्रकृति को प्यार करने वाला है। जो स्पीकर है नेचर लवर है, ध्यान में रखिएगा, क्या है? नेचर लवर है स्पीकर, नेचर लवर है या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है या एक्टिविस्ट है। जो स्पीकर है वो प्रकृति से प्यार करने वाला है। द वर्ड इज टू मच विद अस में सेटिंग क्या है? अ ग्रास लैंड ओवरलुकिंग अ सी बीच, ग्रास लैंड पे कभी खड़ा है और ओवरलुक कर रहा है, निहार रहा है समुद्र के किनारे को, सी बीच को। कविता जब लिखी गई है तो उसकी सेटिंग क्या है? ग्रास लैंड पर कभी खड़ा है और सी बीच को निहार रहा है। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। द वर्ड इज टू मच विद अस, पहली बात जो टाइटल है उसको समझ लीजिए। वर्ड का मतलब यहां पे भौतिक संसार से है, मटीरियलिज्म से है, कंज्यूमरिज्म से है। किससे है? कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावाद फैला हुआ है। क्या क्या लेंगे? फ्रिज ले लिए, एसी ले लिए, गाड़ी ले लिए, उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। लड़का है तो उसके लिए अलग गाड़ी चाहिए, लड़की है तो उसके लिए अलग गाड़ी चाहिए। ये जैसे जैसे
कहने का मतलब ये वर्ड्सवर्थ कहते, बहुत लोग इसको बताते हुए आपको बताते पाए जाएंगे यूट्यूब पर कि नहीं 1802 में जब लिख रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर थी इसलिए वर्ड्सवर्थ ने निंदा की। ये सब बात गलत है। हरदम से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहा है जिसके ऊपर कंज्यूमरिज्म हावी रहा है, उपभोक्तावाद हावी रहा है, मटीरियलिज्म हावी रहा है, भौतिकवाद हावी रहा है। उन लोगों पर प्रहार किया है वर्ड्सवर्थ ने, उन लोगों पर कटाक्ष किया है। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस का मतलब क्या हुआ कि जो संसार है, खासकर ये प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो संसार है भौतिकतावाद है, उपभोक्तावाद है, मटीरियलिज्म है या कंज्यूमरिज्म है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये टू मच है हमारे साथ कि हम प्रकृति की तरफ इतना हम चीजों को लेने में, कहने का मतलब जिंदगी बीत जाती है। अगर एक टिपिकल मैं टीचर हूं, टीचर की बात करें, पूरी कोशिश करते कि वृद्धावस्था में घर बनवा लिए, लड़के लड़कियों की शादी कर लिए, उसी में सीना तान के चलते हैं। कुछ जिंदगी का मजा नहीं ले पाते। लाइफ का मजा पैसों में, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। वर्ड्सवर्थ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रकृति की तरफ भी देखना चाहिए, हमें इतना ज्यादा इस भौतिकवाद में नहीं डूब जाना चाहिए। इस पर वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं। वर्ड इज टू मच विद अस की मतलब ये भौतिक संसार में बहुत ज्यादा हम अटैच हैं, इतना ज्यादा हमारा अटैचमेंट हो गया है, इतना ज्यादा हमारा इस भौतिक संसार से मोह हो गया है कि ये टू मच है हमारे साथ। ये मतलब आदमी कहता नहीं बस वो बहुत हो गया, दिस इज टू मच, तो वही वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं द वर्ड इज टू मच विद अस, कि ये संसार का मोह, संसार का अटैचमेंट बहुत हो गया, बहुत है हमारे साथ। हम बहुत, एक माया ने, जिसे हम अपने यहाँ कहें अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, कि माया के प्रभाव में हम इतने बंधे हुए हैं कि हम सोच ही नहीं पाते प्रकृति की तरफ, ईश्वर की तरफ। तो आइए देखते हैं लाइन 1 to 2। और दोस्तों एक भी वीडियो चूंकि YouTube पर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कहें, क्योंकि पेड वालों की बिना इजाजत के तो मैं नहीं हिलता डुलता, क्योंकि बहुत ज्यादा 57 वीडियोस पड़े हैं, उसी में बहुत लोग नाराज हो रहे थे कितने वीडियो सर ने फ्री में डाल दिए। वो पहले के हैं, जब मैं पेड बैच चलाता था, या बहुत सारे वीडियोस तो पेड बैच के। अगर आप लोग कहें तो एक वीडियो में, वैसे भी मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी इच्छा पे निर्भर करता है कि मैं डालूं कि ना डालूं। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वीडियो बहुत दिन हो गया, यूट्यूब की वजह से ही आप लोग मुझे जान पाए हैं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूं, क्योंकि वहां भी लोग जानते रहें, ताकि लोग मुझसे भी जुड़ते रहें। मेरी भी जो एक जो यूट्यूब की वजह से एक ख्याति मिली वो बनी रहे। आज बहुत दिन हो गया, लगभग 10 दिन हो गया, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, सीधे पेड में डालता हूं जो भी वीडियो डालता हूं। द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। देखिए यहाँ पे मैंने 1 to 2 लाइन पहले कवर की है, लाइन 1 से 2। द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। अब यहां पे कंप्लेन कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, अ कंप्लेंट एट द बिगिनिंग। शुरू में ही यहां पर स्पीकर कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। किस बात की शिकायत कर रहा है? लेट एंड सून का अर्थ क्या हुआ? इन द पास्ट, डिड इन द पास्ट एंड विल डू इन द फ्यूचर, कि मतलब हमने भूतकाल में भी ऐसा किया है, भविष्य में भी हम ऐसा करेंगे। इस माया के मोह में, भौतिक संसार के मोह में, भौतिकवाद के मोह में हम पहले भी थे, प्राचीन काल से लेके अब तक थे और आगे भी रहेंगे। इस पर वर्ड्सवर्थ कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या रखा है इस संसार में, कौन क्या लेके आया है, क्या लेके जाता है, लेकिन इंसान की ये प्रवृत्ति होती है, ये प्रोपेंसिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है कि उसी में। रामकृष्ण परमहंस बड़ी अच्छी कहानी बताते हैं कि एक कुत्ते को एक हड्डी मिल गई, हड्डी मिल गई तो हड्डी को उठा लिया उसने और हड्डी को खाने लगा, और हड्डी से जो उसके मुंह में चोट लगी उसकी वजह से उसी के मुंह से ब्लड निकलने लगा, और उसे लगा हड्डी से ब्लड निकल रहा है, और बहुत वो एंजॉय कर रहा था उस हड्डी को। यही हमारी हालत है, इसी पे वर्ड्सवर्थ ने कटाक्ष किया है। ये संसार हमारे साथ इतना ज्यादा, पहले भी हम संसार के आकर्षण में बहुत ज्यादा ग्रस्त रहे हैं, आगे भी हम बहुत ज्यादा ग्रस्त रहेंगे। यही मतलब है यहाँ पे लेट एंड सून, मतलब भूतकाल में भी यही हमारी ज्यादातर 90% लोगों की प्रवृत्ति थी। सून, लेट, लेट एंड सून मतलब आने वाले समय में भी यही हमारी प्रवृत्ति रहेगी। डिड इन द पास्ट एंड विल डू इन द फ्यूचर। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब, गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब डूइंग वर्ल्डली बिजनेस। ये भौतिक संसार का जो काम है, सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, सब्जी लेके आना, फिर उसके बाद ये अपने बीमा पॉलिसी, दुनियादारी, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी, मोटर, बैंगलो,
मतलब किस लिए जन्म हुआ? वी आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स, a little sophisticated animals. There is not much difference. A late and soon, getting and spending, मतलब जो getting consumerism है, getting and spending, वेतन मिल रहा है, खर्च कर रहे हैं, फिर मिल रहा है। और अमेरिका में तो और बुरा हाल है, जितना कमाते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को उड़ा देते हैं। शराबखोरी और बाकी गतिविधियां, ड्रग्स, बिल्कुल कंज्यूमरिज्म हावी है अमेरिका में और इंग्लैंड में, इन देशों में जहां के ये बिलोंग करते हैं। अपने यहाँ भी वही प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले देश में ये सब प्रवृत्तियां कम थी, लेकिन अभी तो बहुत कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। तो ये और ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, प्रासंगिक हो जाती है वर्ड इज टू मच विद अस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखेंगे तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब वही खाना कमाना, खाना कमाना, इसी में हम लगे हुए हैं। खाना कमाना और चीजें, अपनी सुविधा की चीजें इकट्ठा करना। अभी एचपी का लैपटॉप आ गया तो कल एप्पल का लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप हो गया तो अब मतलब कोई वही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि किस किस व्यक्ति का मन भरा है इन भौतिक चीजों से, चाहे जितना आप जुटा लें। कोई इसका गेटिंग है, इसी पर वर्ड्सवर्थ कंप्लेन करते हैं कि गेटिंग मतलब पाने में और खर्च करने में हम इतने ज्यादा मशगूल हैं, हम इतने ज्यादा बिजी हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि हम वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी पावर्स हैं, हम उससे अनजान हैं और उनको बर्बाद भी कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी, आवर पावर इन यूजलेस थिंग्स। क्या इंसान के जीवन का पर्पस यही है? खाना कमाना, खाना कमाना, खाना कमाना, दैट्स ऑल? उस पर प्रहार कर रहे हैं कि हम इसी में पूरी, वी आर वेस्टिंग ऑल आवर पावर इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग प्राप्त करना, स्पेंडिंग खर्च करना। लेट और सून का मतलब यही बताया। लेट मतलब पास्ट में, सून मतलब भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी हम यही प्रवृत्ति हमारी रहेगी, वो कह रहे हैं। 90% लोगों की यही प्रवृत्ति होती है। तो इस पर वर्ड्सवर्थ की कंप्लेंट है, इस पर वर्ड्सवर्थ का प्रहार है कि ये क्या अच्छा है? क्या यही रास्ता है? क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य है? लेट एंड सून, डिड इन द पास्ट एंड विल डू इन द फ्यूचर, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, डूइंग वर्ल्डली बिजनेस। तो यहां पर इतना समझ लीजिए, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हम संसार के मोह में, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में, मतलब खाने कमाने में और भौतिक सुविधाओं को वो करने में बहुत ज्यादा मशगूल है। वर्ड इज टू मच विद अस, कहने का मतलब संसार का मोह हमारे साथ बहुत ज्यादा है। लेट एंड सून मतलब हरदम से ये रहा है, पहले भी, पास्ट में भी हमने यही किया है, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद। सून मतलब भविष्य में भी हम यही करेंगे, यही कुत्सित चीजें करेंगे, मतलब यही खाना कमाना, खाना कमाना, दैट्स ऑल। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वही गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, कमाना, अर्निंग स्पेंडिंग, अर्निंग स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट और पावर। और इस तरह से हम पूरी अपनी जीवन ऊर्जा को जो परमार्थ के काम में, अच्छे कामों में, प्रकृति के काम में, जो कि वर्ड्सवर्थ की निगाह में वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर, टिंटन अवे में स्वीकार करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं हमें प्रकृति की तरफ भी तो देखना चाहिए, और एस्पेक्ट हैं। हैप्पीनेस हो गई, हैप्पीनेस क्या भौतिक चीजों से हैप्पीनेस अगर मिली होती तो आज की डेट में कोई आईएएस बन के आत्महत्या नहीं करता। अगर भौतिक चीजों से खुशी मिली होती तो कोई बिलियनियर आत्महत्या नहीं करता, कोई टीवी स्टार आत्महत्या नहीं करता जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। यह चीज तो प्रूव हो रही है बार बार कि भौतिक सुख सुविधाएं हमें सुख नहीं प्रदान करती। हम कहीं गलत जगह पे, गलत राह पे मुड़ गए हैं, गलत जगह पे। वी आर वेस्टिंग आवर पावर्स, वी आर वेस्टिंग आवर पावर्स इन रॉन्ग डायरेक्शन। आगे आते हैं, लाइन 3-4 देखते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। लिटिल वी सी, लिटिल मतलब ना के बराबर, वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। हम प्रकृति की तरफ तो देखते ही नहीं जो हमारी है। भाई प्रकृति में ही हम हैं, प्रकृति ही हमारा अस्तित्व का कारण है। क्या हम प्रकृति से अलग हैं? रियल में जो नेचर है, जो जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं वही हमारा है। और जो प्रकृति है, वर्ड्सवर्थ की प्रकृति की कई तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ, इन समुद्रों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, वृक्षों की तरफ
हरियाली की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कितने लोग हैं जो महानगरों में रहते हैं, सुबह का सूरज नहीं देख पाते, जिस दिन देखते हैं बड़े खुश होते हैं, क्योंकि लेट उठना, जॉब पे जाना, देर रात आना, अपने बच्चों को नहीं देख पाते। अपने बच्चों से 10-10 दिन तक पता लगा, जब तक वो उठते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, या वो सो रहे होते हैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं। आए वो लेट नाइट, तब तक बच्चे, जब तक लेट नाइट आए पापा, बच्चे सो चुके होते हैं। कहने का मतलब जो भी इनोसेंट चीज है इस संसार में, इस प्रकृति में, जो भी प्रकृति की सुंदर चीजें हैं, उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वर्ड्सवर्थ ये कह रहे हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। हम प्रकृति की तरफ तो देखते ही नहीं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। गिव अवे मतलब किसी चीज को बांट देना या किसी चीज को दे देना, गिव अवे। वी हैव गिवन अवे हार्ट्स, गिवन और हार्ट्स सॉलिड बून। हमने अपना दिल किसे दे रखा है, अपना दिल किसे दे रखा है, या हमने अपने आप को कहां लगा रखा है? सॉलिड बून में। सॉलिड मतलब बहुत ही घिनौना, सॉलिड मतलब घिनौना। अब बून मतलब, बून मतलब होता है आशीर्वाद, या बून मतलब होता है आशीर्वाद या अच्छी चीज। मतलब ये सॉलिड बून क्यों कहते हैं? जो बड़ी बड़ी सुविधाएं हो गई, मान लीजिए कोई किसी ने 50 लाख की कार खरीद ली, या 1 करोड़ की कार है, 2 करोड़ की कार है, इसे हम बून मानते हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहते हैं नहीं, ये सॉलिड बून है, ये घिनौना आशीर्वाद है, ये घिनौना गिफ्ट है। बून मतलब आप गिफ्ट कह लीजिए, रिवार्ड कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए। सॉलिड मतलब तुच्छ, घिनौना, लो लेवल का। कहने का मतलब वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सॉलिड एक तरफ कह रहे हैं, घिनौना एक तरफ, बून एक तरफ आशीर्वाद कह रहे हैं। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन का यूज हो गया, ऑक्सीमोरोन। तो यहां पर क्यों कह रहे हैं कि हमने अपना हृदय घिनौने वरदान में दे रखा है? घिनौना वरदान, घिनौना आशीर्वाद, मतलब हम तो ये समझते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है। वी आर वेरी हैप्पी if we get a new television, if we got a new interactive panel, if we got a new PC, we are very happy. But is this the cause of our happiness? क्या ये हमें हैप्पीनेस दे पाएगा? लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाएगा। नथिंग कैन प्रोवाइड यू हैप्पीनेस एक्सेप्ट, unless you accept the basic things, unless you accept the fundamental things of this universe, this इस संसार की जब तक बेसिक चीजों की आपको जानकारी नहीं होती, प्रकृति की जानकारी नहीं होती, तो सॉलिड बून कहते हैं जिन चीजों में हमने अपना दिल लगा रखा है, जिन चीजों में हमने अपनी ऊर्जा लगा रखी है, जिन चीजों में भी हमने अपनी ऊर्जा लगा रखी है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। वो हमें बून तो दिखते हैं लेकिन बड़े घिनौने हैं। हमें वरदान दिखता है, बहुत सारी चीजें। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को रेगिस्तान में रेत की चमक से पानी का आभास होता है, वही चीजें हैं। कोई भी चीज हो दुनिया की, भौतिक चीजें, ये कंज्यूमरिज्म, ये उपभोक्तावाद, गेटिंग एंड स्पेंडिंग आपको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसीलिए कहते हैं ये घिनौना आशीर्वाद है, सॉलिड बून है, जहां हमने अपना दिल लगा रखा है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून। We don't feel that nature has anything to offer to us. ये हम बिल्कुल फील ही नहीं करते। ये 2 लाइनें हमने यहाँ 3-4 ली हैं, हम बिल्कुल ये फील नहीं करते। We have given our hearts to worldly things. सॉलिड बून में ऑक्सीमोरोन है, ये मैंने क्लियर कट लिख दिया है। अब लाइन 5 से 8 में आते हैं। यहां पर लाइन हमने कौन सी कवर की थी? 3-4। लाइन 5 से 8 देखते हैं। अब कहां कहां हमारा ध्यान प्रकृति में होना चाहिए। अब देखिए उसका वर्णन स्पीकर कर रहा है कि कहां ध्यान हमारा होना चाहिए। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For everything we are out of tune. यहां पर देखते हैं दोस्तों, bears her bosom, bears her bosom मतलब होता है दोस्तों वक्षस्थल। यहां पर सी को पर्सोनिफाई किया गया है, जो स्त्री का वक्षस्थल होता है। खासकर पोम में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे जो वक्षस्थल होता है, जो सीना होता है, उसे बूजम कहते हैं। तो यहां पर कहा गया बेयर्स हर बूजम मतलब फेसेज आर शोज, दिखाता है। विंड्स हाउल एट ऑल टाइम बट नाउ आर साइलेंट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। वी आर आउट ऑफ ट्यून मतलब वी हैव नो इंटरेस्ट। तो यहां पर हमें
दिस सी, आप समुद्र की तरफ ग्रास लैंड पे खड़े हुए हैं, मैंने पहले ही बताया है सीन कहां का है, कवि ग्रास लैंड पर खड़ा हुआ है और समुद्र को निहार रहा है, समुद्र को निहार रहा है, तभी कह रहा है दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। समुद्र को पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं कि समुद्र क्या करता है, अपने वक्षस्थल को मतलब सीना ताने खड़ा हुआ है, यह सीना उघारे हुए खड़ा हुआ है, अपने वक्षस्थल को समुद्र की तरफ उखारे खड़ा हुआ है, किसकी तरफ, बूजम टू द मून, मतलब ये चंद्रमा को, चांदनी रात है, चंद्रमा की तरफ अपने बूजम को, अपने वक्षस्थल को कर दिया है किसने, समुद्र ने। एक तरह से आप कह सकते हैं कि समुद्र जो है सीना ताने चंद्रमा की तरफ खड़ा हुआ है या देख रहा है, या आप इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि समुद्र ने अपने वक्षस्थल को चंद्रमा की तरफ कर रखा है, बेयर सरबूजम टू द मून। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, कि वो जो हवाएं जो चारों तरफ से बह रही थी, हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यहां पे क्या है, हाउल करना। विंड की नॉर्मल आवाज हाउल करना नहीं होता, हाउल कौन करता है, भालू हाउल करेगा, हाउल कौन करेगा, आपको बताना चाहिए। हाउल, हाउल किसकी वॉइस है, एनिमल वॉइस टीजीटी में पूछता है, हाउल। वुल्फ, वुल्फ जो है हाउल करता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, की हवाएं दहाड़ रही हैं, हाउल कर रही हैं। वुल्फ जो है, अगर आप टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लीजिए, एनिमल एंड देयर क्राइज, एनिमल देयर वॉइसेज आता है, तो यहां वुल्फ हाउल करता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ यहां क्या कह रहे हैं, ये देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं विंड्स हाउल कर रही हैं। कौन सा फिगर आप स्पीच हो जाएगा, कौन बताएगा, फिगर आप स्पीच हो जाएगा मेटाफर, कि जिस प्रकार वुल्फ हाउल करता है उसी प्रकार हवाएं हाउल कर रही हैं। क्योंकि हवाएं तो चलती हैं, हाउल थोड़े करती हैं। अगर यहां पे लिख देता कि हवाएं दहाड़ रही हैं, तब भी मेटाफर हो जाता, क्योंकि दहाड़ने का काम शेर का है, हवाओं का नहीं है। हवाएं दहाड़ रही हैं, हवाएं हाउल कर रही हैं, वुल्फ हाउल करता है, भेड़िया हाउल करता है। तो यहां पर क्या, इन लाइनों में क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। उधर सॉर्डिड वून में मैंने बताया था ऑक्सीमोरोन, ये बहुत माइनर फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत सारे लोग इसे ऑनोमोटोपोइया से कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ऑनोमोटोपोइया से। यहां पर क्या है, मेटाफर है। क्योंकि ये कह रहे हैं हाउल करने का काम अगर हवाओं का होता तो बिल्कुल यहां पर ऑनोमोटोपोइया होता, लेकिन हाउल करने का काम वुल्फ का है, और यहां पर कह रहे हैं हवाएं दहाड़ रही हैं। ऐसे जैसे आप कह दीजिए युद्ध में वो दहाड़ा उसने, तो यहां मेटाफर हो गया। कहने का तात्पर्य तो आपका यही है ना, युद्ध में जैसे शेर दहाड़ता है वैसे वो युद्ध में दहाड़ा, जैसे वो युद्ध में उसने प्रदर्शन किया। तो यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। द विंड्स, जो हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, जो कि बहुत तेजी से चलती हैं पूरे 24 घंटे, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन वो शांत हैं। वो हवाएं, जो हवाएं बिल्कुल चारों तरफ से 24 घंटे चलती हैं, ऑल आवर्स चलती हैं, वो क्या है, अभी बिल्कुल शांत हैं। क्या लिखा हुआ है, अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स में क्या है, सिमिली है, ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाली लाइन में मेटाफर है, नीचे वाली लाइन में सिमिली है। सिमिली क्यों है, क्योंकि विंड्स को कह रहा है किस प्रकार शांत है, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स हो, जिस तरह सोते हुए फूल हो। और स्लीपिंग फ्लावर्स में देखिए, अपार्ट फ्रॉम सिमिली, स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीप कौन करेगा, यह भी पर्सोनिफिकेशन है। स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, मतलब वो हवाएं जो 24 घंटे जोर जोर से चलती हैं वो अभी शांत हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, बिल्कुल शांत हैं। मतलब चाहे वो तेज हवाओं का चलना हो, चाहे वो शांत हवाओं का हो, हम बिल्कुल इनके प्रति अनभिज्ञ हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, मतलब हवाओं के इस रुख जो तेज चलती हैं, 24 घंटे जो हवाएं चलती हैं, कभी देख रहा है, कह रहा है, अभी बिल्कुल शांत हैं। लेकिन फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, इस चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम सिंक्रनाइज ही नहीं, इंग्लिश में एक शब्द होता है सिंक्रनाइजेशन, जो मैथ और साइंस पढ़ रहे होंगे, हम सिंक्रनाइज्ड ही नहीं हैं, हम आउट ऑफ ट्यून हैं। हम क्या हैं, प्रकृति के प्रति, चाहे वो हवाओं का चलना हो, चाहे समुद्र का अपना वक्षस्थल चंद्रमा के सामने खोले हुए खड़ा हुआ है उसके प्रति हो,
चाहे वो हवाओं का चलना, मतलब कोई भी प्रकृति की जो एक्टिविटी है, इन सब के प्रति हम क्या हैं, आउट ऑफ ट्यून हैं, सिंक्रनाइज नहीं हैं, हम प्रकृति से नहीं जुड़े हुए हैं। जिस प्रकृति की हम संतान हैं उससे हम दूर होते जा रहे हैं, हम आउट ऑफ ट्यून हैं, हम उससे बेमेल होते जा रहे हैं। यही हमारे दुखों का शायद कारण है, क्योंकि वी आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे पहले ही मैंने बताया बेयर सरबूजम, इन सब चीजों की व्याख्या कर दी है। लाइन 9 और 10 में हम आते हैं। पहले इसको सेव कर लें, अभी भी चूंकि बहुत ज्यादा इसको एक लिमिट के बाद ये भर जाता है तो इसे हमें सेव करना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। लाइन 9-10। अब देखिए 9th लाइन में वोल्टा आ जाएगा, जो मैंने कहा था पेट्रार्कन सोनेट है, चूंकि ये वर्ड्सवर्थ का, या मिल्टॉनिक सोनेट कह लीजिए, इटालियन सोनेट कह लीजिए। और मैंने बताया था 9th लाइन में वोल्टा आता है। 9th लाइन में क्या आता है, वोल्टा आता है, चेंज ऑफ थॉट। अभी तो निंदा कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रकृति के संपर्क में नहीं हैं। और 9-10 में इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, कि हे भगवान ये हमें तनिक भी, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। इट मूव्स अस नॉट, हवाएं चल रही हैं या हवाएं शांत हैं, हम पर फर्क ही नहीं पड़ता। इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस। बारिश हो रही है, दिन निकला हुआ है, क्या हो रहा है प्रकृति में, पोल्यूशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी हैव नथिंग टू डू विद द मूवमेंट्स ऑफ द सी, वी हैव नथिंग टू डू विद द, मतलब किसी भी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खाना, जीना, पता नहीं जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, ये कहने का मतलब इट मूव्स अस नॉट। तब भी ये हमारे दिल को द्रवित नहीं करता, हम में इतनी संवेदनशीलता नहीं है, तब भी हम नहीं समझ पाते। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन अ क्रीट आउट वॉर। आई वुड रादर, पहली चीज तो ये ध्यान रख ले, 9th लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ द सस्टेट। 8 लाइनें हमने देखी है, 9वीं लाइन क्या है, सस्टेट का सस्टेट पार्ट, जो ऑक्टेव होता है पेट्रार्कन सोनेट में, वो ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, वो फिनिश हो चुकी हैं। अब सस्टेट है 6 लाइन वाला, सस्टेट की पहली लाइन है शिफ्ट ऑफ थॉट, जिसे वोल्टा कहते हैं, यहां से 9th लाइन से होता है। इट मूव्स अस नॉट का मतलब इट डजंट अफेक्ट अस, पैगन विदाउट रिलीजन, नॉन क्रिश्चियन। पैगन किसे कहते हैं, जो यहां पर आया है वर्ड पैगन। पैगन या तो जिस धर्म को न मानता हो, बिना किसी रिलीजन के हो, या तो जो क्रिश्चियनिटी को न मानता हो, मूर्ति पूजक हो, प्रकृति उपासक आप कह लीजिए। पैगन मीन्स प्रकृति उपासक, जो क्रिश्चियनिटी को न मानता हो, जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उस पर यकीन ना करता हो, उसकी विचारधारा पे, उसे पैगन कहेंगे। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये सारी चीजें हमें मूव ही नहीं करती, हमारे दिल को द्रवित ही नहीं करती। मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, कि हे भगवान, आई वुड रादर बी ए पैगन, कि मैं नॉन क्रिश्चियन होना पसंद करूंगा, मैं बिना किसी धर्म के होना पसंद करूंगा। अगर धर्म यही है, अगर धर्म यही है कि दो दो विश्व युद्ध करवा दे, अगर धर्म यही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में या गेटिंग एंड स्पेंडिंग में या उपभोक्तावाद में हम इतने खो जाएं, तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि भैया इस तरह के धर्म से बेहतर है कि हम इस धर्म को छोड़ के मैं पैगन होना पसंद करूंगा। पैगन मींस जो क्रिश्चियनिटी में यकीन ना करता हो, जो प्रकृति की उपासना करता हो। सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्ड, सकल्ड मतलब ब्रेस्ट फेड और रेज्ड, क्रीड आउट वन वेरी वेरी ओल्ड रिलीजन, मतलब जो बहुत पुराना धर्म है। क्रीड आउट वन, क्रीड आउट वन का मतलब बहुत जो पुराना धर्म है। सकल्ड मतलब रेज्ड, मतलब मैं पैगन बन के नॉन क्रिश्चियन जो कोई चीज है, विचारधारा है, उसमें अपने आप को ब्रॉटअप करना, पालन पोषित करना पसंद करूंगा। क्रीड आउट वन मतलब जो बहुत ओल्ड रिलीजन हो उसे मैं अपनाना पसंद करूंगा, कि मैं पैगन बन के जहां पर उस, चाहे जितना भी पुराना धर्म हो, जहां थोड़ा सा प्रकृति को जगह है, वहां पर उस धर्म और उस विचारधारा को मैं अपनाना पसंद करूंगा। कि वो कहते हैं कि अगर इस तरह की विचारधारा से इतना गेटिंग एंड स्पेंडिंग की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इससे बेहतर है कि आई वुड रादर बी पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन, कि मैं कोई बहुत ओल्ड इंस्टिंक्ट था, इंस्टिंक्ट सा या लुप्तप्राय सा धर्म अपना लेता हूं, मैं पैगन बन जाता हूं, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। आगे आते हैं 11-12 में। So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn। कहते हैं जब मैं पैगन बन जाऊंगा तो एटलीस्ट क्या करूंगा, सो माइट आई,
स्टैंडिंग एट द प्लेजेंटली, ली मतलब फिर से मैंने बताया दोस्तों ग्रास लैंड होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ली मतलब ग्रास लैंड, स्टैंडिंग पहले ही मैंने बताया सेटिंग है, ग्रास लैंड पे खड़े हुए हैं। स्टैंडिंग एट दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉर्मल, और ग्रासलैंड पे खड़े होके मैं उन प्रकृति की झलक लूंगा, प्रकृति की ग्लिम्स लूंगा, और उससे क्या होगा, मैं लेस फॉरलॉर्न हो जाऊंगा या कम दुखी हो जाऊंगा। फॉरलॉर्न मतलब अकेला और दुखी, फॉरलॉर्न का मतलब अकेला और दुखी। कहते हैं कि मैं पैगन बनना चाहता हूं, पैगन जो प्रकृति उपासक है, और मैं ग्रासलैंड पे खड़े होके समुद्र के नजारे, प्रकृति के नजारे देखना चाहता हूं, और इससे मुझे क्या फायदा होगा कि आई विल फील लेस फॉरलॉर्न। क्या फील करेंगे वो, लेस फॉरलॉर्न मतलब कम दुखी और अकेला फील करेंगे, प्रकृति का सानिध्य चाहते हैं। ओके, लाइन 13-14 पे आते हैं दोस्तों, वंडरफुल लाइंस हैं। और क्या कह रहे हैं लाइन 13-14 में, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब प्रोटियस दोस्तों क्या है, एक समुद्र के देवता हैं, जैसे हमारे यहां इंद्र देवता होते हैं, वरुण देवता होते हैं जल के देवता, वैसे प्रोटियस है समुद्र के देवता हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ही कुड टेल फ्यूचर बट हेटेड डूइंग सो, भविष्य तो बता सकते हैं लेकिन जल्दी बताना पसंद नहीं करते। कभी कभी बता भी देते हैं, लेकिन भविष्य बता देते हैं लेकिन जल्दी बताना नहीं पसंद करते, आसानी से नहीं बताते। प्रोटियस एक समुद्र के देवता हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब कहते हैं कि मैं प्रकृति के जब नजारे ले रहा होऊंगा, ग्रासलैंड के से समुद्र को निहार रहा होऊंगा, तो मैं प्रोटियस को देख सकूंगा राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से, समुद्र का मतलब राइजिंग फ्रॉम द सी मतलब जो समुद्र में रहते हैं या समुद्र में राइज करते हैं, समुद्र में उठते हैं या समुद्र में खड़े होते हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न। ट्राइटन भी एक समुद्र के देवता है। क्या है, समुद्र के देवता। ये एक और दूसरे समुद्र के देवता पोसीडॉन के पुत्र हैं। ठीक है, पोसीडॉन के पुत्र हैं कौन, ट्राइटन। ही हैड अ कॉन्च, इनके पास, ट्राइटन जी के पास एक शंख होता है, जैसे पंडित जी के पास शंख होता है, सत्यनारायण की कथा में बजाते हैं, एक अध्याय खत्म होने पे शंख बजता है, तो वैसे ये भी करते हैं, ये भी देवता हैं ट्राइटन, ये भी शंख बजाते हैं। और इनका शंख कैसा होता है पता है, इनका शंख थोड़ा सा होता है, स्पाइरल शंख होता है। ये जो रीथ्ड हॉर्न है, रीथ का मतलब स्पाइरल, SPIRAL, स्पाइरल शंख होगा इसका। ठीक है, तो ये स्पाइरल जो है, ये शंख बजाते हैं ट्राइटन। किस लिए शंख बजाते हैं, ये शंख बजाकर क्या कहते हैं, जो समुद्र की लहरें, बहुत जो हिंसक लहरें होती हैं, उन्हें शांत करते हैं शंख बजाकर। तो कहते हैं पैगन बनने के बाद, प्रकृति उपासक बनने के बाद, या वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि मैं ग्रासलैंड पे खड़ा होके प्रोटियस को समुद्र में देखूंगा, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर द ट्राइटन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न, या मैं क्या करूंगा, ट्राइटन को सुनूंगा, उनको शंख बजाते हुए सुनूंगा, उनका जो स्पाइरल रीथ्ड हॉर्न है, उनके किसका, इनके शंख का, उसे मैं सुनूंगा। ठीक, रीथ्ड हॉर्न मतलब ट्विस्टेड कॉन्च, जो एक स्पाइरल कॉन्च है, जो शंख है उनका स्पाइरल, उसके हॉर्न को सुनूंगा। और वो क्यों ये हॉर्न बजाते हैं, वो हॉर्न इसीलिए बजाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, सो दैट वो समुद्र की लहरों को शांत कर सके, जो हिंसक लहरें हैं। तो दोस्तों ये टोटल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस हो गई। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, सोनेट क्या है, मिल्टॉनिक सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, स्पेंसरियन सोनेट क्या है, मैंने आपको बताया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस आपको तैयार होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, और अगर आप चाहें तो हमारे पेड चैनल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, कोई मेरे यहाँ से बाहर नहीं जाता, कोई मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूर मैं उस पर कंसीडर करूँगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मैंने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, कंटेंट को देखते हुए, मैटर को देखते हुए, और जो मैं मेहनत करता हूँ उसको देखते हुए फीस ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज सो दैट यू कैन गेट सिलेक्शन इन योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू।